तो देखो अभी हम पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। क्या होता है ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स? यानी कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं तो बहुत होती है, लेकिन इसका क्वालिटी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्वालिटी क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये रिलायबल होना चाहिए, यानी कि भरोसेमंद होना चाहिए। फिर रिलेवेंस यानी कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन जरूरी है ना वही इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगा। जो बिना मतलब का इन्फॉर्मेशन है वो हम नहीं बताएंगे। जैसे कि तुम कहीं सैमसंग के शोरूम में जाते हो सैमसंग का मोबाइल खरीदने के लिए, वहां पे जैसे सैमसंग का मोबाइल के बारे में पूछने जाते हो वो तुम्हें सैमसंग के ओलेड टीवी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? तो क्या वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए रिलेवेंट है? नहीं है। तुम्हारे लिए सैमसंग मोबाइल का इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है कि हाँ सर ये मोबाइल अच्छा है, ये मोबाइल अच्छा है, आपको जो लेना है वो ले लो, ठीक है? तो हमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर क्या है? अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो हमारा जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कैसा होना चाहिए? अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जिसपे हम जिसको हम समझ सकें, समझने योग्य इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और कंपेरेबिलिटी यानी कि तुमने देखा होगा कि हर जगह कुछ रूल बना हुआ है हमारे अकाउंटिंग का, डेबिट क्रेडिट का रूल है अपना, ताकि फिर हमारे पास एएस है, इंड एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। क्यों बनाया गया ये सारी चीजें? ताकि हम कंपैरिजन कर सकें, दो कंपनियों के बीच में कंपैरिजन कर सकें। अगर दोनों कंपनियां अलग अलग इंफॉर्मेशन कोट करती है, अलग अलग तरीके से दिखाती है अपने ट्रांजेक्शंस को, तो क्या हम दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास कुछ रूल्स रेगुलेशन है अकाउंटिंग करने के, जिसके वजह से हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसा बन जाता है? कंपेरेबल बन जाता है, यानी कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है? तो देखो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी वेरीफाइबल एंड फ्री फ्रॉम एरर्स एंड एनी मटेरियल एरर, ठीक है? तो यहाँ पे वेरीफाइबल, हम वेरीफाई कैसे करेंगे? अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि तुमने जो ये पेन खरीदा है उस पेन को कितने में खरीदा, तुम मुझे बता रहे हो भैया 100 रुपए का पेन खरीदा मैंने। अब मैं कैसे मान लूं कि ये 100 रुपए का पेन है? तो तुम इसके लिए हमें क्या दिखाओगे? दुकानदार ने जो तुम्हें इनवॉइस दिया है वो मुझे दिखाओगे, देखो भैया इनवॉइस पे 100 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है? तो तब मैं मान सकता हूं कि हाँ ठीक है 100 रुपए का पेन है, यानी कि ये इंफॉर्मेशन क्या है? रिलायबल है, भरोसेमंद इंफॉर्मेशन है। दूसरा चीज रिलेवेंट। रिलेवेंस क्या होता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिलेवेंट enough to meet the needs of the users and help टेक सम डिसीजंस, ठीक है? तो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, जो हमारे अकाउंटिंग के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है, वो उसमें डला हुआ है, ताकि हम डिसीजन ले सकें कि इस कंपनी में हमें पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, इस कंपनी को हमें उधार में सामान बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए। ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ पे दिखेगा? रिलेवेंस रहेगा तब पता चलेगा। फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंड करना यानी कि समझने योग्य, ठीक है? तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच मैनर दैट इट इज अंडरस्टूड बाय द यूजर्स। तो इस तरीके से हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को दिखाना है ताकि लोग समझ सकें, ठीक है? अगर तुम्हारे उसमें ट्रायल बैलेंस में बैंक का क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है, तो इससे तुम्हें क्या समझ में आता है? बैंक का क्रेडिट बैलेंस है अगर तुम्हारे ट्रायल बैलेंस में, तो इससे क्या समझ में आता है? लोन हो सकता है, बैंक का ओवरड्राफ्ट है ना? देखते ही समझ में आ गया ना तुम्हें? तो यही होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, है ना? कैश का डेबिट बैलेंस है, 10,000 रुपया कैश का डेबिट बैलेंस है, यानी कि हमारे पास 10,000 रुपए कैश हैं, कैश इन हैंड है। तो डेबिट क्रेडिट रूल के थ्रू तुम समझ सकते हो चीजों को। तो हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। उसके बाद कंपेरेबिलिटी, कंपैरिजन मतलब क्या होता है? तुलनात्मक, तुलना करने योग्य। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी सच दैट इट फैसिलिटेट्स द इंट्राफॉर्म एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन। देखो कंपैरिजन, फॉर्म का कंपैरिजन दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्राफॉर्म कंपैरिजन और दूसरा होता है इंटरफॉर्म कंपैरिजन। इंट्राफॉर्म कंपैरिजन क्या होता है? तो जब विद इन फॉर्म 1 साल 2 साल का जो कंपैरिजन करते हैं, बिफोर आफ्टर कंपैरिजन करते हैं, 2021 और 22 का कंपैरिजन कर दिया, अभी 25 चल रहा है, 2024 और 25 का कंपैरिजन कर दिया, तो ये इंट्राफॉर्म कंपैरिजन है कि पिछले साल हमने कितना प्रॉफिट कमाया था और इस साल कितना प्रॉफिट कमाया है। अगर ज्यादा कमाया है तो फर्म अच्छा चल रहा है, कम कमाया है तो कहां गलती हुई वो ठीक करके हम वापस से उसको कैरी कर सकते हैं। दूसरा चीज, अपने कॉम्पिटिटर के साथ तुम उसका कंपैरिजन करोगे कि रिलायंस और टाटा के बीच में जब कंपैरिजन करेंगे तो ये इंट्रा होगा या इंटर होगा? ये इंटरफॉर्म कंपैरिजन होगा। इंटरफॉर्म मतलब बिटवीन 2 फर्म्स, बिटवीन 3 फर्म्स, लेकिन इंट्राफॉर्म मतलब विद इन फॉर्म। एक ही साल का टाइमली कंपैरिजन करेंगे कि 1 साल पहले क्या स्थिति था और अभी क्या सिचुएशन, ठीक है? समझ में आया? चलो, तो यूजर्स तुम्हें पता है यूजर्स कितने होते हैं? देखो, एक होता है एक्सटर्नल यूजर और दूसरा होता है इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर में ओनर होता है, मालिक,
और मैनेजमेंट जो कंपनी चला रहा है, तो ये लोग इंटरनल यूजर हो गए। अब एक्सटर्नल यूजर कौन कौन होता है? तो एक्सटर्नल यूजर क्रेडिटर हो गया, जैसे बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, है ना। क्रेडिटर जहां से सामान उधार खरीदते हैं, जहां से वो लोन लेते हैं, वो बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया। तो वो हमें फ्री में सामान, उधार में सामान कैसे बेचेगा? जब भरोसेमंद कंपनी होगा तभी तो। अब भरोसेमंद कंपनी होने के लिए हमें उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा ना कि हाँ हम भरोसेमंद कंपनी है, हमें तुम उधार में सामान बेच सकते हो। बैंक को बोल सकते हैं कि आप हमें लोन दे सकते हो। कैसे पता चलेगा? जब हम उनको अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देंगे, सही इंफॉर्मेशन दिखाएंगे तो हमें मिल जाएगा लोन वगैरह जो भी चाहिए। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो लोग हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें भी हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। कस्टमर्स, तो कस्टमर भी देखता है कि हाँ किस कंपनी का सामान खरीदना चाहिए हमें। कुछ कंपनी ऐसा है जिसका सामान तुम नहीं खरीदना पसंद करोगे, और कुछ कंपनी का सामान कुछ महंगे में भी दे दे तो भी खरीदना पसंद कर लेते हो, ठीक है। तो उनका फाइनेंशियल रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी कैसी है, सारा पता करते हो तभी तो उस चीज। जैसे कि कोई आदमी बोलता है कि मुझे एप्पल का फोन चाहिए, एप्पल का फोन क्यों खरीदना चाहता है? वो कुछ स्टेटस है उस कंपनी के, लेकिन वहीं पे किसी कंपनी का नाम खराब हो रखा है, तुम उसका सामान नहीं यूज करना चाहते हो, ताकि वो उसका जो लिंकेज है वो तुम्हारे से हो जाता है कि ये भी वैसा ही होगा, है ना। तो इसीलिए लोग इस तरह की चीजों को खरीदने से पहले कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पता करते हैं। तो कस्टमर्स भी क्या है? यूजर है। ये जितने नाम बता रहा हूं इन्हें क्या बोला जाता है? स्टेक होल्डर्स बोला जाता है। ये स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि किसी भी तरह से कंपनी के साथ उनका ताल्लुकात है। उसके बाद क्या है? ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉइज, तो जो वर्कर्स तुम्हारे कंपनी में काम करेंगे, जो ट्रेड यूनियन है, उन्हें भी तुम्हारे बारे में पता होना चाहिए। गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज, तो गवर्नमेंट को जब तुम टैक्स देने जाते हो तो गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि तुम पैसे कहां से ला रहे हो। तो ये सारी हो गया। कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर भी तुम्हारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में पूरा जानकारी रखना चाहता है, ताकि वो कंपेरिजन कर सके, अपना कंपेरिजन दूसरे के साथ कर सके, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स हो गए हमारे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हमारे पास दो तरह का अकाउंटिंग का सिस्टम होता है, एक डबल एंट्री सिस्टम होता है और एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री सिस्टम को किसने स्टार्ट किया था? कौन थे इसके फादर डबल एंट्री सिस्टम के? लुकास पेसियोली। कौन थे? लुकास पेसियोली, ठीक है। चलो, तो तुम्हें पता है ना डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम में एक ही बार रिकॉर्ड करते हैं, जैसे राम से माल खरीदा तो राम का नाम लिख के माल खरीदा लिख देंगे। ये हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम है, जो 20 नंबर चैप्टर है हम पढ़े हुए हैं। और जो डबल एंट्री सिस्टम होता है उसमें हर एक ट्रांजेक्शन का डबल इंपैक्ट होता है, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, ठीक है। चलो, आता है, बस इन सब चीजों को एक बार देख लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा हमारा। फिर ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, पता है तुम्हें कितने ब्रांच होते हैं अकाउंटिंग के? एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, एक कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। कॉस्ट में जैसे इस पेन को बनाने में कितना पैसा खर्चा हुआ होगा, इसके लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना पड़ता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस कॉस्ट अकाउंटिंग ऐड कर दोगे ना तो तुम्हारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग बन के रेडी हो जाएगा। मैनेजर्स को जो रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, और कॉस्ट अकाउंटिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब अगला देखो, एडवांटेजेस वगैरह नहीं पढ़ेंगे अभी। चलो, तो कुछ हमारे पास वो हैं, टर्म्स हैं, अकाउंटिंग के कुछ टर्म्स हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे कि कैपिटल। कैपिटल नाम सुन के क्या लगता है तुम्हें? कि मालिक ने जो पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया वो कैपिटल होता है। रेवेन्यू, द इनकम ऑफ रेकरिंग नेचर फ्रॉम एनी सोर्स, तो रेवेन्यू का मतलब होता है जो बिजनेस हम कर रहे हैं, उस बिजनेस को करके जो हमारे पास पैसा आ रहा है वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू कहलाता है। उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, कि कितना पैसा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है इवेंट। इवेंट फाइनेंशियल इवेंट होना चाहिए, हमारा जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होना चाहिए। फिर इनकम। इनकम क्या होता है? सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, यानी कि हमारा कितना इनकम है ये कैसे डिसाइड होगा? तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, जितना टोटल पैसा आया उसमें से एक्सपेंस माइनस कर दो तो हमारा क्या हो जाता है? इनकम होता है, ठीक है। अब एक्सपेंस क्या होता है? तो कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो किसी गुड्स को बेचने के लिए या फिर उसको बनाने के लिए हमें कितना पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, वही हमारा एक्सपेंस है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट क्या होता है? तो एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। तो प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? टोटल इनकम में से जब हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है हमारे पास? प्रॉफिट बचता है। तुमने एक ही तरह के 3-4 नाम देखे होंगे, जैसे प्रॉफिट हो गया, इनकम, रेवेन्यू, गेन, ये सारे एक ही जैसे लगते हैं लेकिन है नहीं। रेवेन्यू का मतलब सेल करके जितना सामान हमारे पास आया, जितना पैसा हमारे पास आया वो क्या है?
रेवेन्यू है, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दिया तो क्या बचा, इनकम बचा। ठीक है, टोटल रेवेन्यू में से जब टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, प्रॉफिट बचेगा। और जब किसी फिक्स एसेट्स को बेच के जो हमारे पास पैसा आएगा वो क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, यानी कि कैपिटल एसेट्स जो होता है उसको जब हम बेच देते हैं उससे जो पैसा आता है वो गेन होता है। ठीक है, तो चारों नाम में क्लियर समझ में आ गया। आगे देखते हैं, परचेज क्या होता है। तो जब हम गुड्स खरीदते हैं, गुड्स मतलब पता है ना, जिस कमोडिटी में हम डील करते हैं उसको गुड्स बोला जाता है। और उस गुड्स को जब हम खरीदते हैं तो परचेज कहलाता है, जब बेचते हैं तो सेल कहलाता है, जिसका एंट्री भी तुम ऐसे ही करते हो। फिर ड्राइंग, तो जब हम पर्सनल यूज के लिए बैंक से या अपने उससे बिजनेस से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं या गुड्स विड्रॉ कर लेते हैं तो क्या कहलाता है, ड्राइंग कहलाता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन पता है, जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं या तो खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमारा ट्रांजैक्शन कहलाता है। लॉस पता है तुम्हें, तो हम जब खर्चा करते हैं ज्यादा और इनकम कम होता है तो क्या होता है, हमारा लॉस हो जाता है। फिर है हमारा डेटर्स, तो जिसको हम उधार में सामान बेचते हैं वो कौन होता है, डेटर होता है। सेल्स, सेल्स पता ही है, जब हम गुड्स बेचते हैं और उससे जो हमें रेवेन्यू जनरेट होता है वो सेल कहलाता है। क्रेडिटर्स, जिससे हम उधार में माल खरीदते हैं। देखो, क्रेडिटर और लेंडर दोनों अलग अलग चीज होता है। बैंक हमें उधार पैसे देती है तो लेंडर है, ठीक है, लेकिन क्रेडिटर कौन है, जो हमें उधार में सामान बेचता है, गुड्स बेचता है, वो हमारा कौन होता है, क्रेडिटर होता है। और जिसको हम उधार में सामान बेचते हैं वो क्या कहलाता है, डेटर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद गुड्स है, तो गुड्स जिस कमोडिटी में हम डील करते हैं गुड्स कहलाता है। वॉचर्स, तो जब हम कोई चीज खरीदते हैं उसके साथ हमें एक अटैचमेंट मिलता है, एक डॉक्यूमेंट मिलता है, उसको क्या बोलते हैं हम, वॉचर बोलते हैं। वॉचर बहुत तरह के होते हैं, तुमने अपने चैप्टर में पढ़ा होगा। अब आ जाओ हम देखते हैं एसेट्स। एसेट्स कितने टाइप के होते हैं, तो एक एसेट्स होता है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का नाम सुना है, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। एक होता है फिक्स्ड और नॉन करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स जो 1 साल से ज्यादा चले, करेंट एसेट्स जो 1 साल से कम चले। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, जिसको हम देख और छू नहीं सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे कि गुडविल हो गया। टेंजिबल एसेट्स जैसे कि बिल्डिंग हो गया। ठीक है, अब देखो करेंट एसेट्स जो 1 साल से कम चले, जैसे कि तुम ये पेन, ये मार्कर खरीदते हो, 1 साल से कम चलेगा तो ये क्या है, करंट एसेट्स है। ठीक है, लेकिन वहीं पे कोई चीज ऐसा है जो 1 साल से ज्यादा चले, वो क्या होता है, हमारा फिक्स एसेट्स होता है, जैसे तुम्हारा मोबाइल, बिल्डिंग वगैरह वगैरह। उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स का नाम सुने हो कभी, फिक्टिशियस एसेट्स का नाम, फिक्टिशियस एसेट्स होता है, ये हमारा एसेट्स तो होता है लेकिन इसको हम सेल नहीं कर सकते। एसेट्स होता है लेकिन सेल नहीं कर सकते, और जब बिजनेस बंद करेंगे ना तो ये वाला जो एसेट्स होता है ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने एडवर्टीजमेंट करवाया, एडवर्टीजमेंट करवाया, इसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों एक ही चीज है। तो जब हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया तो वो हमारा फिक्टिशियस एसेट्स बन जाता है। कैसे, तो तुमने एडवर्टीजमेंट करवाया अपने बिजनेस का। अब मान लो कि ईसू ने अपना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। ठीक है, रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, बहुत बड़े लेवल का रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए, 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। अब इसे लगा कि यार इतना पैसा तो इन्वेस्ट कर दिया अपने बिजनेस में, लेकिन कोई तो होना चाहिए जो हमारे बिजनेस को प्रमोट करे। तो तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है, फेवरेट हीरो साउथ में है विजय थालापति। ठीक है, तो ये विजय सर को कॉल करते हैं, विजय थालापति को, कि सर हमारे यहाँ ऐसा इवेंट है, क्या आप हमारे यहाँ आके एक बार वो कर दोगे, डांस वांस कर दोगे, थोड़ा एक्टिंग वैक्टिंग कर दोगे, लोगों को पता चले कि यहाँ पे थालापति साहब आए हुए हैं तो मजा आ जाए लोगों को। तो वो थालापति, विजय थालापति आए, 1 घंटा इसके यहाँ रहे, लोग आए, उनसे मिले, ऑटोग्राफ वगैरह लिए, सेल्फी वेल्फी लिए, रील वगैरह बना वहां पे। ईसू भी साथ में था, रील बना रहा था उनके साथ। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका बिजनेस प्रमोट हो गया, अच्छे से चलने लगा, और बदले में इसने विजय थालापति को 2 करोड़ रुपए दिए। ठीक है, 2 करोड़ रुपए दिए, लेकिन 2 करोड़ रुपए का वैल्यू कब तक है, जब तक ये बिजनेस यहाँ पे कर रहा है। यहीं से कुछ दिन बाद इसको दुबई से कॉल आता है कि ईसू सर आप तो बड़ा बिजनेस टाइकून बन गए हो, आप जितना कमा रहे हो ना इससे ज्यादा आप यहां कमा सकते हो आके, आप एक काम करो, आप अपना सारा सेटअप लेके दुबई आ जाओ, यहां पे आप डबल अर्निंग करोगे। अब ये क्या क्या करता है, यहां का दुकान बंद कर देता है, बेच देता है, दुबई पहुंच जाता है, दुबई में किसी और नाम से बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। तो यहां पे जो इसने विजय थालापति को 2 करोड़ रुपए दिए थे, जिसका बेनिफिट इसको इंडिया में मिल रहा था, क्या तुम्हें वहां पे उसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वो क्या है, हमारा फिक्टिशियस एसेट्स है, जब तक बिजनेस चलता रहेगा तब तक बेनिफिट मिलता रहेगा, जिस दिन बिजनेस खत्म बेनिफिट भी खत्म, और इसको हम सेल भी नहीं कर सकते। हम किसी को बोलेंगे कि अरे 2 करोड़ रुपए दिए विजय थालापति को, तुम आके मुझे पैसे दो, नहीं बोल सकते हैं।
ठीक है, तो इस एसेट्स को सेल नहीं कर सकते, बाद बाकी एसेट्स हम सेल कर सकते हैं। आई बात समझ में? फिक्टिशियस एसेट्स। फिर लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या हो गया? जो पानी की तरह बह जाए, जिसको हम यानी कि तुरंत में सेल कर सके, जैसे कि हमारा कैश। कैश सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। बैंक में पड़ा हुआ पैसा, कैश एट बैंक, लिक्विड एसेट्स है। और हमारा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो कुछ शेयर्स होते हैं जिसको तुरंत में बेच सकते हैं हम, तो वो हमारा लिक्विड एसेट्स में आ जाता है। ठीक है, इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, यानी कि इसको हम तुरंत में बेच सकते हैं। अच्छा, तुम्हें 2 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है और तुम्हारे पास 10 करोड़ का खेत है, क्या तुम तुरंत में खेत बेच सकते हो 2 करोड़ के लिए? नहीं बेच सकते, और कोई बेचना भी नहीं चाहता है खेत को। लेकिन वहीं पे तुम्हारे पास 10 करोड़ का सिक्योरिटी पड़ा हुआ है, 2 करोड़ रुपए का जरूरत है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, तुरंत बेच सकते हैं, बेच दोगे तुरंत में, है ना? तो मार्केटेबल सिक्योरिटी वगैरह जो होता है वो लिक्विड एसेट्स होता है। समझ में आ रहा है? अकाउंट कितने टाइप का होता है? अकाउंट कितने टाइप का होता है? एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी कि पर्सनल अकाउंट, है ना? फिर एक होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जैसे कंपनी वगैरह है तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यहाँ पे अलग अलग दिखा दिया हुआ है सारा। फिर एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। अच्छा, ये 3 नाम जो दिए हुए हैं ना, इस 3 नाम को जानना बहुत जरूरी है। लोगों को पर्सनल अकाउंट तो पता होता है, लेकिन ये 3 अलग अलग नाम से नहीं पता होता कि नेचुरल पर्सनल कौन होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल कौन होता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कौन होता है। जब तुम यहाँ आए थे तो मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई इंसान से रिलेटेड हो, अगर इंसान का नाम हो तो समझ जाना कि पर्सनल अकाउंट है। तो ये तो नेचुरल पर्सनल हो गया कि इंसान का नाम आ रहा है तो वो नेचुरल पर्सनल है, क्योंकि आदमी पैदा होता है नेचर से। फिर है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल तो तुमने सुना होगा कि कंपनी जो होता है वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जिसको लॉ के द्वारा तैयार किया जाता है। तो लॉ के द्वारा तैयार किया गया पर्सनल अकाउंट क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। अब तीसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कौन होता है? तो जैसे तुमने देखा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, अक्रूड इनकम होता है, तो ये भी पर्सनल अकाउंट ही होता है। ये रिप्रेजेंट करता रहता है कि उनका पैसा बचा हुआ है। तो जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है वो 4 होता है: अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, एडवांस और प्रीपेड। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, उसके बाद इम्पर्सनल अकाउंट, इसमें एक रियल अकाउंट होता है और एक नॉमिनल अकाउंट होता है। वैसे एक बात बताओ, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? हाँ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल होता है। ठीक है, फिर हम आते हैं यहाँ टाइप्स ऑफ अकाउंट में। दूसरा है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में 2 नाम लिखा हुआ है, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये रूल तुम्हें याद रखना चाहिए। ठीक है, स्टॉक पता है, जो हमारे गुड्स का जो कमोडिटी जिसमें हम डील करते हैं वो जहां पे हम रखते हैं वो हमारा स्टॉक कहलाता है। ठीक है, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो हमारा स्टॉक होता है ना 3 टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल का स्टॉक, जिससे हम प्रोडक्ट बनाएंगे। दूसरा WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कि आधा काम हुआ है, आधा काम बचा हुआ है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है। और फिनिश गुड्स, बेचने के लिए रेडी है तो फिनिश गुड्स है। जैसे कि तुम्हारा एक कंपनी है जो मार्कर बनाने का काम करती है। अब मार्कर का जो प्लास्टिक है, जो इसका इंक है, जो इसका कॉटन है, अंदर इसके अंदर निब लगता है, वो ये सारी चीजें क्या है? रॉ मटेरियल है, अगर अलग अलग रखा हुआ है। अब तुम इसके ऊपर काम स्टार्ट किए, प्लास्टिक का बॉडी बना के रेडी कर दिया, ढक्कन भी रेडी है, सारा कुछ रेडी है, बट ये अटैच नहीं हुआ है एक साथ। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है कि काम तो हुआ है लेकिन पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अधूरा काम, वर्क इन प्रोग्रेस है। और जब इसके अंदर इंक विंक डाल के सब कुछ करके रेडी कर दिया, ये अब बिकने के लिए रेडी है, ये क्या होता है? फिनिश्ड गुड्स होता है। ठीक है, तो 3 तरह का तुम्हारा स्टॉक होता है। कौन कौन सा? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। अब देखो लायबिलिटी, तो एक होता है इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है? ऑल अमाउंट्स व्हिच बिजनेस एंटिटी हैज टू पे प्रोप्राइटर और ओनर्स। तो ओनर का जो कैपिटल होता है ना, वो भी कंपनी के लिए एक लायबिलिटी होता है, इसलिए उसको लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। क्या बैलेंस शीट बनाया हो ना, तो बैलेंस शीट में कैपिटल को किधर दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो हम बाहर से लोगों से लोन ले लेते हैं। नॉन करेंट लायबिलिटी, 1 साल से ज्यादा टाइम लगेगा चुकाने के लिए, और करेंट लायबिलिटी 1 साल के अंदर चुकाना है। और एक होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है? तो घटना घटने के ऊपर आधारित होता है ये लायबिलिटी। जैसे कि दीज आर नॉट एक्चुअल लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट बट मे बिकम पेबल
ऑन द हैपनिंग ऑफ सम स्पेसिफिक इवेंट। ठीक है, अब जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन होता है, वर्कमैन कंपनसेशन का मतलब हमारे फैक्ट्री में 50 लोग काम कर रहे हैं और 50 लोग काम कर रहे हैं, खुदा न खास्ता किसी के सर पे पत्थर गिर गया या हथौड़ा मारते मारते एक हथौड़ा अपने हाथ में मार लिया, तो अब क्या होगा, उसका हाथ टूट गया, अब उसको कंपनसेशन चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा कंटिजेंट लायबिलिटी, कि अभी तक हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं था लेकिन उसका हाथ टूटा जिसके वजह से हमें अब उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए कंपनियां क्या बनाती है, रिजर्व बना के रखती है। ठीक है, कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, कोई किसी खुदा न खास्ता किसी का हाथ टूट गया तो उसके लिए हम रिजर्व रखेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये टॉपिक, ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का सारा चीज मैंने तुम्हें समझा दिया, इवन ज्यादा ही समझा दिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।